हेलो बच्चों, कैसे हो सब? और आज हम देखने वाले हैं अपना फेडरलिज्म चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। ठीक, तो इस टॉपिक में हम समझेंगे कि आखिर वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री में कन्वर्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड में चलते हैं इसकी कि हिस्ट्री में क्या-क्या चीज़ें हुई थी, जिससे इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाया गया था। तो इस बुक के अकॉर्डिंग समझते हैं हम लोग। तो बुक में एनसीईआरटी की बुक में जब आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ लिखे हुए चीज़ हैं जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। वी हैव अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी। जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग में ये पढ़ा था कि किस तरह से श्रीलंका और बेल्जियम ने, ठीक है, अपने इथनिक कॉम्पोजिशन को एकोमोडेट किया था, जिसमें कि बेल्जियम सक्सेसफुल होता है और श्रीलंका फेल होता है, जिसकी वजह से श्रीलंका में एक सिविल वॉर देखने के लिए मिलता है। ठीक, उसी के साथ में हम ये देखते हैं कि इंडिया जैसे वास्ट कंट्री में, यानी कि इंडिया जैसे इतने ज़्यादा डाइवर्स कंट्री में, जहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे रीजन्स हैं, ठीक है, उसी में किस तरह से इसके पावर शेयरिंग में क्या क्या अरेंजमेंट किए गए हैं इस कंट्री को अच्छे से चलाने के लिए, इसको समझेंगे इस टॉपिक में हम लोग। तो चलो पहले बैकग्राउंड से समझते हैं कि बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें हुई थी। जैसे कि देखा जाए अगर, ठीक है, तो इंडिया को एक बहुत ही पेनफुल और ब्लडी पार्टीशन के बाद में इंडिया को एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे इमर्ज किया गया था। ठीक, जो कि इसे एक सोवरेन कंट्री बनाती है। आगे देखते हैं, सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर थोड़े से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये एक नया चीज़ उनको सुनने के लिए मिला, प्रिंसली स्टेट्स बिकम अ पार्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, अब ये प्रिंसली स्टेट्स कौन थे? तो जैसे ही इंडिया को इमर्ज किया जाता है एक नेशन के तौर पे, ठीक है, तो उसमें टोटल 502 प्रिंसली स्टेट्स थे। तो ये स्टेट्स इंडिया में छोटे-छोटे ऐसे जगह थे जिस पर किसी ना किसी किंग का अभी तक कब्जा था और वो अपने एरिया को अपने अकॉर्डिंग चलाता था। तो जैसे ही इंडिया को आज़ादी मिलती है, तो इंडिया को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जाता है। साथ ही साथ इन सारे 502 स्टेट्स को, प्रिंसली स्टेट्स को ये बोला जाता है कि या तो आप इंडिया में सबमर्ज कर लीजिए या फिर तो आप इंडिपेंडेंट रह करके अपनी एक अलग कंट्री बना लीजिए। ठीक? तो वो सारे के सारे स्टेट क्या करते हैं, इंडिया के साथ मर्ज हो जाते हैं। बस 3 स्टेट्स इंडिया के साथ मर्ज नहीं होते हैं, उनकी अलग क्राइटेरिया होती है, जिसमें से एक है जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। ठीक? तो ये तीनों के तीनों प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में मिलने से मना करते हैं और बोलते हैं कि हम अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टेट का फॉर्मेशन करेंगे। फिर बाद में इसे पुलिस कार्रवाई के थ्रू, ठीक है, आर्मी और फोर्सेस के थ्रू इंडिया में सबमर्ज किया जाता है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को बताई गई है कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद में कुछ प्रिंसली स्टेट्स इंडिया का पार्ट बन जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब यहाँ पर जो यूनियन ऑफ स्टेट है, उसका मतलब है कि इंडिया जो है ना वो यूनियन है। किनका यूनियन है? स्टेट्स का यूनियन है। ठीक, although it did not use the word federation, the Indian Union is based on the principle of federalism। इसका मतलब है कि इंडिया के लिए कोई भी फेडरेशन वर्ड यूज नहीं किया गया था, ठीक है, पर फिर भी ये फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे काम कर रहा था। अब फेडरलिज्म का प्रिंसिपल क्या है? फेडरलिज्म का प्रिंसिपल हमने इसके फीचर्स में पढ़ा था। हमने जो इसके फीचर्स डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में, जिसमें हमने बताया था कि वहाँ 2 और 2 से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट्स होगी, ठीक है? सबका अलग-अलग अपना ज्यूरिडिक्शन होगा। साथ ही उसकी जो गवर्नमेंट होगी, वो सबसे उस गवर्नमेंट में सबसे सुप्रीम पे कौन होगा? कॉन्स्टिट्यूशन होगा। साथ ही साथ सारे फंडामेंटल जो प्रोविज़न्स होंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए होंगे कि इंडिया को फेडरल स्टेट बनाना कैसे है और उसी की पावर सुप्रीम होगी। फाइनली पावर इंटरफेयर करने का फेडरलिज्म के मामले में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है, इंटरफेयर करने का पावर कोर्ट को दिया गया कि कोर्ट सँभालेगी इस इश्यू को। उसके बाद उन सारे लेवल्स को इनकम ऑफ सोर्स दिया गया कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है, तो आपको रेवेन्यू के सोर्सेस देने पड़ेंगे कि आप अपने इनकम कहाँ से करोगे। सातवां है कि फेडरल सिस्टम, ठीक है, कि 2 ऑब्जेक्टिव्स होंगे। पहला कि उन स्टेट्स को बचाना, नेशन को बचाना और साथ ही साथ उसकी यूनिटी को प्रमोट करना।
ठीक? तो ये सातों फीचर्स आपने पिछले वाली वीडियो में काफ़ी डिटेल से समझा है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो इंडिया ने अपने लिए किसी भी फेडरेशन वर्ड का यूज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी वो फेडरलिज़्म के प्रिंसिपल पे काम कर रहा था। आगे बढ़ते हैं अब इसमें। हुँ, चलो, अब देखते हैं। लेट अस गो बैक टू द 7th फीचर ऑफ फेडरलिज़्म मेंशन अबव। अब आप ये पढ़ चुके हो, सातों फीचर्स आप पढ़ चुके हो, बहुत अच्छे से समझ चुके हो। We can see that all these features apply to the provinces of the Indian Constitution. अब ये सारे के सारे जो सातों फीचर्स आपने पढ़े हैं, वो सारे फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया के सारे स्टेट्स पर अप्लाई होते हैं। सारे स्टेट्स का मतलब है वो आपके 28 स्टेट्स पर अप्लाई होंगे और उन 28 स्टेट को मानना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। The Constitution originally provided for a two-tier system of government. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस समय स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, जैसे कि आपको पता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन वो इन्फोर्स में आता है, ठीक है, पब्लिश होता है वो 26 ऑफ जनवरी 1950। 1 मिनट, 1950 इस समय वो इफ़ेक्ट में आता है। तो जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट में आया था, उस समय सिर्फ़ इंडिया में जो गवर्नमेंट थी, वो सिर्फ़ 2 टियर सिस्टम की थी। 2 टियर सिस्टम का मतलब एक था आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा था आपका स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? चलो। हुँ, यहाँ तक क्लियर है? यूनियन गवर्नमेंट देखो, यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक? दोनों का नाम एक ही है, या तो आप उसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलिए या तो आप उसे यूनियन गवर्नमेंट बोलिए। बात होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। रिप्रेजेंटेटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट, लेटर द थर्ड टियर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। ठीक। अब बात ये है कि जैसे मैंने आपको समझाया अभी, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आई, ठीक है? बाद में कब 1992 में, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। 1992 में हमने क्या किया कि इस फीचर को हमने और बढ़ाया, ठीक है? इस टियर को हमने और बढ़ाया और टियर को बढ़ा करके हमने 2 टियर से मूव किया थर्ड टियर पे। और वो थर्ड टियर कौन-कौन से बने? ये देखिए, पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी, ठीक? अब हमने तो 3 टियर की गवर्नमेंट बना दी है, ठीक है? लेकिन 3 टियर की गवर्नमेंट बनाने के बाद में हमारे पास प्रॉब्लम ये आता है कि इन तीनों टियर की गवर्नमेंट को किस तरह से मैनेज किया जाए। तो मैनेज करने के लिए आपको पहले पावर देना पड़ेगा। अब इस चीज़ को ना हम बेल्जियम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आपने बेल्जियम वाला कंडीशन देखा होगा ना, तो बेल्जियम का जो मैप था, ठीक है? बेल्जियम का जो मैप था, उस मैप में वो पूरा का पूरा बेल्जियम 2 हिस्सों में डिवाइडेड था। एक था आपका फ्लेमिश रीजन और दूसरा था आपका वलोनिया रीजन। यहाँ पर रहते थे डच वाले, यहाँ पर रहते थे फ्रेंच वाले और यहाँ पर थे कुछ जर्मन स्पीकर्स, ठीक? अब यहाँ पर ये क्लियर है। लेकिन क्या किया बेल्जियम ने अपने इथनिक कंपोजिशन को अच्छे से सँभालने के लिए इसे 2 रीजन में डिवाइड किया। डिवाइड करते के साथ-साथ इन्होंने इन दोनों रीजन को पावर दिया। कैसा पावर? कि अगर डच वाले चाहते हैं अपने फ्लेमिश रीजन को चलाना डच लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो वो उसे चला सकते हैं और ये फ्रेंच वाले चाहते हैं अपने वलोनिया रीजन को अच्छे से चलाना फ्रेंच लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो वो उसे वैसे ही चला सकते हैं। और दोनों इंडिपेंडेंटली अपना-अपना काम अपने-अपने ज्यूरिडिक्शन में कर सकते हैं। यानी कि अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में वो कर सकते हैं वो सारे के सारे काम। ठीक है? तो चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हमने ये 3 टियर की गवर्नमेंट अगर बना कर के रखी है, ये आपका सेंट्रल, स्टेट और ये लोकल, तो हमें इन्हें पावर भी देना पड़ेगा। एज़ इन एनी फेडरेशन, दीज़ डिफरेंट टियर एन्जॉय सेपरेट ज्यूरिडिक्शन, ठीक है? ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, क्या होता है? अधिकार क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र यानी कि एक ऐसा एरिया जिस पे अधिकार है, यानी कि जिस पे राइट्स जो है ना, वो किसी एक पार्टिकुलर स्टेट के होंगे, ठीक है? उसके बोलते हैं ज्यूरिडिक्शन। आगे बढ़ते हैं इसमें। The Constitution clearly provided a threefold distribution of legislative power between the union government, state government and thus it's contain three list. अब क्या करता है कि पूरा का पूरा लेजिस्लेटिव जो है, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लॉ बनाने वाले। कौन बनाने वाले? लॉ को बनाने वाले। अब लॉ को बनाने वालों ने
सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग लेजिस्लेटिव बनाया और स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग लेजिस्लेटिव बनाया, ठीक? तो स्टेट में हम लोग देख सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है? लेजिस्लेटिव असेंबली और सेंटर में देख सकते हैं हम लोग पार्लियामेंट, ठीक है? जिसमें होते हैं लोकसभा और राज्यसभा और स्टेट्स में होते हैं, ठीक है? विधानसभा और विधान परिषद। तो अब हमें अगर पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों को देना है, तो पहले तो हमें बाँटना पड़ेगा, राइट? अब इसे आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आप चाहते हो, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, चलो इसको ऐसे समझते हैं कि मान लो ये इंडिया है, ठीक है? साउथ से पार्ट। अब इंडिया में क्या है कि यहाँ पर एक स्टेट है, मान लेते हैं ये केरला हो गया। अब ये मानते हैं कि केरला में अलग लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है? और इंडिया में यहाँ पर ऑब्वियसली डोमिनेंस है हिंदी लैंग्वेज का। तो हमें केरला को ये पावर देनी पड़ेगी, इस स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देनी पड़ेगी कि आप अपने स्टेट में अपने नेटिव लैंग्वेज के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। आपको आपके ऊपर हिंदी का कोई दबाव नहीं आएगा। तो हमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर देना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से गवर्न कर सके उस एरिया पे। अब आगे आते हैं हम लोग इसमें। अब इसमें ये समझते हैं कि इन सारे पावर को अच्छे से मैनेज करने के लिए हमने इसे टोटल 3 लिस्ट में डिवाइड किया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक? अब इनको समझते हैं कि ये तीनों लिस्ट है क्या? आप पहले ये बात ध्यान में रखिएगा कि आप टॉपिक पढ़ रहे हो व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया को वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो फेडरल कंट्री बनाती हैं। तो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाने में आपको ये लिस्टों को पढ़ना ज़रूरी है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट और इसी से डिफाइन होता है कि कैसे इंडिया में पावर को डिवाइड किया गया है, राइट? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनियन लिस्ट को, ठीक? यूनियन लिस्ट क्या है? यहाँ पर देखिए बुक पे includes subject of national importance such as defense of the country, foreign affairs, banking, communications and currency। यानी कि ये जो रिलेटेड इश्यूज है ना, ये सारे इश्यूज नेशनल इंपॉर्टेंट के होंगे। इसका मतलब है कि इन सारे टॉपिक्स जो आप यहाँ पढ़ रहे हो, उन सारे टॉपिक्स का जो इम्पैक्ट है, ठीक है? वो पड़ने वाला है पूरे के पूरे स्टेट पे, पूरे के पूरी कंट्री पे। इसलिए वो हो जाते हैं यूनियन लिस्ट और अक्सर इन सारे रिलेटेड इश्यूज़ पे, इन सारे मैटर्स पे फाइनल डिसीजन लेने का जो पावर होता है, ठीक है? वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। आगे देखते हैं। दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज़ वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑफ दीज़ मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। समझ गया? इसका मतलब है कि हमें इन लिस्ट पर अगर जो भी डिसीजन लेना है, उसका इम्पैक्ट पूरे के पूरे कंट्री पे पड़ेगा, इसलिए इसे रखा गया है यूनियन लिस्ट पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं, ठीक है? हमने क्या किया है ना, छोटे-छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया है और हमने एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ करके स्टेट गवर्नमेंट वही बोल रहा है कि हम अपने हैं जो, ठीक है? हम अपनी जो अलग-अलग करेंसीज़ को चलाएँगे। अब तो ये पॉसिबल नहीं है। बिहार अलग करेंसी को चलाएगा, झारखंड अलग करेंसी को चलाएगा, तो फिर पूरे इंडिया की यूनिटी पे ये के लिए खतरा है, क्योंकि सारे करेंसी सारे जगह एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। इसीलिए इन सारे इश्यूज़ पे, इन सारे मैटर्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपना डोमिनेंस रखता है कि इन सारे इश्यूज़ पे जो फाइनल डिसीजन लेने की पावर होगी, वो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, ठीक है? ताकि ये यूनिटी को बना के रखा जा सके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। अच्छा, तो यूनियन लिस्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक? दूसरा पढ़ते हैं हम लोग स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट क्या है? बिल्कुल जैसे आपने यूनियन लिस्ट समझा ना, वैसे ही आप स्टेट लिस्ट समझिए। स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट रखे जाएंगे जो कि लोकल इंपॉर्टेंस के होंगे, सच लाइक पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। अब ये छोटे-छोटे इश्यूज़ हैं। इसके लिए पावर दिया गया है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट इसमें अपना फैसला लेगी। इसका एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ, तो इसके एग्ज़ाम्पल में हम लोग समझते हैं ये पुलिस वाले पार्ट। आपने अक्सर देखा होगा कि हर स्टेट में पुलिसों के यूनिफ़ॉर्म में थोड़े बहुत मेजर चेंजेज़ होते हैं। ठीक है? बिहार में अलग होगा, झारखंड में अलग होगा, दिल्ली पुलिस वाले अलग होंगे, है ना? तो ये सारे पुलिसेस की यूनिफ़ॉर्म थोड़ी बहुत अलग होती है और इनके लिए जो लॉ एंड ऑर्डर आता है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही आता है।
ठीक? तो ये सारे के सारे जो मैटर हैं जिसमें पुलिस आएगा, ट्रेड आएगा, कॉमर्स का मतलब हो जाएगा बिज़नेसेस, ठीक है? उसके बाद एग्रीकल्चर और इरिगेशन। ये सारे के सारे लोकल इश्यूज़ होंगे जिन पर फाइनल डिसीज़न लेने की पावर किसकी होगी? स्टेट गवर्नमेंट की होगी। और फाइनली आता है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में ऐसे इश्यूज़ डाले जाते हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल कर के डिसीज़न लेते हैं। ठीक? अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। यहाँ वाला ये स्लाइड देखिए आप। हुँ। वीडियो पॉज़ करके लिख भी सकते हो इन लिस्ट को। अब देखो, यहाँ पर है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट पर अपना फाइनल डिसीजन देगी, जिसमें वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू मेक लॉज़। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर रहेगा कि ये इन इश्यूज़ पर क्या बना सकते हैं, लॉज़ बना सकते हैं। जैसे वो डिफेंस पे लॉ बनाएँगे, आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, सीआरपीएफ, ठीक है? इन पर वो रूल बनाएँगे। बैंकिंग, बैंकिंग के लिए रूल बनाएँगे, जैसे कि उनकी मॉनेटरी पॉलिसी आती है, ठीक है? एमपी मॉनेटरी पॉलिसीज़ आती हैं, उस पे वो लॉ बनाएँगे। करेंसीज़ पे लॉ बनाएँगे कि पूरे इंडिया में एक ही करेंसी चलेगी, अलग-अलग करेंसीज़ नहीं चलेंगी। फॉरेन अफेयर्स पे रूल बनाएँगे और कम्युनिकेशन पे रूल बनाएँगे। लेकिन अगर हम आते हैं स्टेट लिस्ट पे, यहाँ पर देखो, 1 मिनट बच्चों। आप यहाँ पर स्टेट लिस्ट देखो। अब स्टेट लिस्ट में वो सारे इश्यूज़ आएँगे, वो सारे मैटर्स आएँगे जिस पर फाइनल पावर होगी किसकी? स्टेट गवर्नमेंट की, कि वो इन पर डिसीजन ले सकता है। तो इसमें कौन-कौन सा है? पुलिस है, ट्रेड है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है। अब इन दोनों लिस्ट में मिला करके यहाँ पर आप बीच में देख रहे होंगे, एक है कॉन्करेंट लिस्ट। इसका मतलब है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों गवर्नमेंट्स मिल करके इन टॉपिक्स पे क्या करेगी? रूल्स बनाएगी। जैसे कि एजुकेशन, ठीक? जैसे आप लोग पढ़ते हो ना एनसीईआरटी वाली बुक, ठीक है? एनसीईआरटी वाली बुक पढ़ते हो, लेकिन आपका बोर्ड होता है सीबीएसई, ठीक है? सीबीएसई बोर्ड है आपका। अब सीबीएसई बोर्ड में आप पढ़ते हो एनसीईआरटी वाले बुक्स। अभी एनसीईआरटी वाले बुक्स ऑल ओवर इंडिया में चलते हैं। साथ ही साथ अगर आप बिहार के गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेते हो, तो वहाँ भी आपको ये एनसीईआरटी वाले बुक दिखेंगे। अगर आप तमिलनाडु में एडमिशन लेते हो, तो तमिलनाडु में भी आपको ये एनसीईआरटी वाले बुक्स ज़रूर से ज़रूर दिखेंगे। इसका मतलब है कि एजुकेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल कर के रूल्स बनाते हैं। उसी तरीके से फॉरेस्ट पे, ट्रेड पे, मैरेजेज़ पे, एडॉप्शन पे और सक्सेशन पे। ठीक? तो इन सारे इश्यूज़ पर फाइनली दोनों मिल कर के लॉ बनाते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है। आई होप आपको ये पूरा स्लाइड समझ में आया होगा। आप इसको लिख सकते हैं। चलो, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर में। अब चैप्टर में यहाँ पर देखिए आप, ठीक? अब यहाँ पर हमने कॉन्करेंट लिस्ट समझ लिया, ठीक? अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में यहाँ पर वही चीज़ दी गई है जो मैंने अभी समझाया आपका, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन और सक्सेशन, इनके बीच में ये कानून बनाए जाते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग, एक लिस्ट और है हमारे पास, ठीक? ये है रेसिड्यूरी लिस्ट, ठीक है? रेसिड्यूरी लिस्ट यानी कि रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। अब रेसिड्यूरी सब्जेक्ट क्या होता है कि इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो ना ही तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होते हैं, ना ही तो स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं, और ना ही तो ये दोनों मिल के बनाते हैं, कॉन्करेंट वाले के पास होता है, ठीक है? इनको स्पेशली रिज़र्व रखा जाता है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक? और इस पे फाइनल पावर होती है प्रेसिडेंट की, कि वो इस पे लॉ बना सकते हैं, और प्रेसिडेंट ये ऑर्डर देते हैं किसको? लोकसभा को, ठीक है? या गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट इस पे अपने अकॉर्डिंग रूल्स बनाती है, और उन लिस्ट को या उन सब्जेक्ट को बोलते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। आई होप क्लियर होगा, ठीक है? जैसे कि इसमें क्या-क्या आता है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में? जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ जाता है, यानी कि आईटीज़ आ जाएँगे, है ना? ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। अब आगे आते हैं। We noted above the most federation that are formed by holding together do not give equal power to its constituent unit. Thus, the all state in India union do not have identical powers. Some state enjoy a special status. ठीक है? अब यहाँ पर ये आपको समझाया जा रहा है ना, कि जैसे कि इंडिया को पूरे के पूरे 28 स्टेट्स में बाँट दिया गया है, ठीक है? लेकिन फिर भी इन्हीं में से कुछ स्टेट्स को ना स्पेशल स्टेटस दिया गया है। स्पेशल स्टेटस इसका मतलब होता है विशेष दर्जा, ठीक? कुछ थोड़ी बहुत इसको बोल सकते हैं हम लोग प्रिविलेजेस,
ठीक? तो प्रिविलेजेस दिया गया है किनको? कुछ-कुछ स्टेट्स को, जिसमें से कौन-कौन स्टेट्स आते हैं प्रिविलेजेस वाले में? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, ठीक है? ये सारे स्टेट्स हो गए हैं जो एन्जॉय करते हैं स्पेशल पावर अंडर सर्टेन प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 371 ड्यू टू देयर पेक्युलर, स्पेशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है? चलो, अब इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है? मतलब समझने के लिए हम थोड़ा-सा इस वाले स्लाइड पे आ जाते हैं। इस वाले स्लाइड में आपको इंडिया दिख रहा होगा, है ना? अब इस इंडिया के मैप में आप थोड़ा ध्यान दो, तो इस वाले मैप में आपको दिखेंगे सारे स्पेशल स्टेट्स, जिसमें से कौन-कौन आ जाता है आप नोट डाउन कर लेना। टोटल स्पेशल स्टेट्स कितने हैं आप ध्यान दे देना। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम, ठीक? यानी कि कितने हो गए बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 यानी कि टोटल 11 स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। लेकिन क्यों? ठीक है? और ये होता क्या है? तो क्राइटेरिया में गवर्नमेंट ने बताया है कि वैसे स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा, जहाँ पर ज़्यादा हिली ट्रेन्स होंगे, ठीक है? यानी कि पहाड़ें ज़्यादा होंगी, लो डेंसिटी होंगी, लोकेशन अलोंग बॉर्डर्स होंगे, इकोनॉमी बैकवर्डनेस होगी, ठीक है? इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होगी, यानी कि इन सारे स्टेट्स को दिया जाएगा तब जाकर के स्पेशल स्टेटस। अब मैं सीधी-सीधी बात में आपको समझा देता हूँ, ठीक? स्पेशल स्टेट्स उन्हीं स्टेट्स को मिलेगी, ठीक है? जहाँ पर ज़्यादा पहाड़ और जंगल होंगे, ठीक? और जिनका डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुआ होगा, जो पूरी तरह से बैकवर्ड होंगे और गवर्नमेंट से पिछड़े हुए होंगे। समझ में आ रही है बात आपको? क्योंकि उन जगहों को भी डेवलप करना ज़रूरी है। अगर आप इन सारे जगहों को अगर आप डेवलप नहीं करिएगा, तब जा कर के ये बैकवर्ड कहलाएँगे और बैकवर्डनेस वो इंडिया के यूनिटी के लिए खतरा है। क्योंकि फिर तो यही बात हो जाएगी कि इंडिया अपने जैसे कि मान लेते हैं यहाँ ये दिल्ली है, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के आस-पास वाले एरियाज़ जो हैं वो डेवलप हैं, ये माना जाएगा। लेकिन उसके जो दूर वाले पार्ट्स हैं वो डेवलप नहीं हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसके जो बाउंड्री के पास में, ठीक है? जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि चाइना हो गया, ठीक है? नेपाल हो गया या पाकिस्तान हो गया, ये सारे कंट्री इनको अपने फ़ेवर में कर सकते हैं, ठीक? किसी तरह का लालच दे करके या कुछ भी कर कर के इसीलिए इनको थोड़ा बहुत रिज़र्वेशन दे करके इंडिया की यूनिटी को बनाने का काम किया जाता है। ठीक है ना? तो चलो, ये आप समझ चुके होंगे थोड़ा बहुत, मैंने कोशिश किया समझाने को। अगर आगे देखा जाए इसी चैप्टर में, तो स्पेशल स्टेट आप समझ गए हो, तो अब आप ये समझ गए हो बच्चों कि स्पेशल स्टेटस क्या होता है ना? स्पेशल स्टेटस क्या होता है और कौन-कौन से स्टेट इसमें हैं। ठीक? तो चलो अब स्पेशल स्टेट उन स्टेट्स को बनाता कौन है? यानी कि स्पेशल स्टेटस उन स्टेट्स को देता कौन है? तो वो देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 371। जैसे कि आपको अभी रिसेंटली याद होगा जम्मू और कश्मीर से 370 हटाया गया, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया, तो वो ये एक इकलौता ऐसा आर्टिकल था जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का प्रोविज़न दे रहा था। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता था ना, जम्मू कश्मीर में इंडिया का फ्लैग नहीं चलेगा, ठीक है? इंडिया का फ्लैग नहीं चलेगा, वहाँ उसका नेशनल एंथम नहीं गाया जाएगा, वहाँ पर कोई दूसरा इंडियन ज़मीन नहीं ले सकता है, जम्मू कश्मीर पे जाकर के और ये आर्टिकल 370 उसको प्रोटेक्ट करता था, इन सारे रूल्स को प्रोटेक्ट करता था कि कोई भी आदमी जम्मू कश्मीर में जाके ज़मीन नहीं ले सकता है। आप जम्मू और कश्मीर से, ठीक है, इंडिया का फ्लैग को फॉलो नहीं करवा सकते हो, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, ठीक है, ये सब नहीं गवा सकते हो और इन सारी चीज़ों की, ठीक है, उसको परमिशन देता था आर्टिकल 370 कि आप पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती दिखा नहीं सकता है। लेकिन इसे क्या किया गया? हटा दिया गया, आगे हटाया गया, लेकिन बात ये है कि आर्टिकल 370 हटाया गया, लेकिन आर्टिकल 371 अभी भी काम कर रहा है, जो कि इन सारे स्टेट्स को असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मिज़ोरम इनको स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है। तो आई होप ये स्पेशल स्टेटस वाला भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आ जाते हैं सीधा हम लोग यूनियन टेरिटरीज़ पे, ठीक है? तो इंडिया में क्या-क्या है? देखो, इंडिया में स्टेट है, ठीक है? और यूटीज़ हैं। इसी में इंडिया डिवाइड है ना, पूरा का पूरा कंट्री को डिवाइड किया जाए, तो स्टेट और यूटीज़ में डिवाइड है। तो यूटीज़ कैसे इंपॉर्टेंट है,
ठीक? तो यूटीज़ वो सारे एरियाज़ हैं, वो छोटे-छोटे एरियाज़ हैं, जिनको ना तो स्टेट में मिलाया गया और ना ही तो इंडिया में एक स्टेट बनाया गया, ठीक? इसीलिए उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया क्योंकि वो छोटे थे और छोटे होने की वजह से उनको सेंट्रल गवर्नमेंट सँभालती है। देखो, यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, these areas which are too small to become an independent state but which could not be merged with any of these existing state. These areas like Chandigarh or Lakshadweep or capital city of Delhi, ठीक है, आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। यानी कि इन एरियाज को हमने ना ही तो किसी स्टेट में समर्ज किया और ना ही तो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया। क्यों? क्योंकि इनकी जो साइज है, इनकी जो ये साइज है वो बहुत ही छोटी होती थी, जिसकी वजह से इसको बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनका ध्यान रखेगी, इसीलिए इसे बना दिया गया यूनियन टेरिटरी। क्लियर है? यूनियन टेरिटरी को अगर इस वर्ड को अगर समझना चाहो आप लोग तो इसे समझ सकते हो। क्या मतलब होता है यूनियन टेरिटरी का? यूनियन का मतलब हो जाएगा सेंट्रल, ठीक है? और टेरिटरी का मतलब हो जाएगा एरिया, ठीक है? अब इन सेंट्रल एरियाज़ को, ठीक है, कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, इसीलिए इसे बोला गया यूनियन टेरिटरी। चलो, आई होप यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा, ये पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका होगा। अब इसमें ज़्यादा कुछ बचा है नहीं, तो एक बार पढ़ते हैं और जल्दी से इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। The sharing of power between the union government and state government is basic to structure of the Indian of the Constitution. It is not easy to make change to this power sharing arrangement. ठीक, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट्स किए गए हैं उसको इजीली चेंज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इजीली चेंज नहीं किया जा सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इजीली चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक ना? क्योंकि ये इसके फेडरल, ठीक है, फीचर्स को नुकसान पहुँचा सकता है, ठीक। अब सीधा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो है हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? अब इस वाले टॉपिक को समझने के लिए पहले तो हम एक काम करते हैं, ठीक? इसके वर्ड्स को समझते हैं कि इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक? तो इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं हम कि हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, यानी कि इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है? कैसे इसे चलाया जाता है। तो इंडिया में फेडरलिज्म को चलाने के लिए यानी कि मैनेज करने के लिए, ठीक है, हमने क्या किया है 3 अरेंजमेंट्स किए हैं। 3 अरेंजमेंट्स का मतलब है कि हमने पहले सारे स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कर दिया है। पहला चीज़। दूसरा चीज़ हमने क्या किया है कि हमने लैंग्वेज पॉलिसीज़ क्रिएट किया है कि हर स्टेट के लिए अपनी अलग लैंग्वेज पॉलिसी होगी और साथ ही साथ हमने सेंटर और स्टेट के रिलेशन को और बेहतर बनाया है कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में, ठीक है, एक साथ रह सकते हैं। ये ऑब्वियसली बात यह है कि 28 स्टेट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है सारे स्टेट्स को, इंडिया के सारे स्टेट्स को, लेकिन फिर भी ये 28 स्टेट किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में अपना रिलेशन और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है ना? तो इस चीज़ के लिए हमने अरेंजमेंट किया है सेंट्रल स्टेट रिलेशन को। तो सबसे पहले हम समझते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट क्या है। तो लिंग्विस्टिक स्टेट समझने से पहले, पहले आप ध्यान दीजिए यहाँ पर ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप, ठीक है? ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। इस इंडिया के पॉलिटिकल मैप को ध्यान से देखिए और इससे पहले हम आपको दिखाते हैं ये 1947 के मैप। अब आप इस मैप को ध्यान से देखिए, इस मैप में आपको बहुत सारे स्टेट्स नहीं नज़र आएँगे। जैसे कि ये देखिए, आपको ये बिहार दिख रहा है ना? आपको झारखंड नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पर आपको पंजाब दिख रहा है, हरियाणा नहीं दिख रहा है, आपको राजपूताना दिख रहा है, यही है राजस्थान वाला पार्ट। आपको ये गुजरात दिख रहा है, बॉम्बे दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पर मैसूर दिख रहा है, आपको यहाँ पर केरला नहीं दिख रहा होगा। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स जो हैं, इसमें से गायब हैं। गायब होने का मतलब है कि 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था, तो उस समय सिर्फ़ 14 स्टेट थे इंडिया के पास में, जो कि धीरे-धीरे, बढ़ते-बढ़ते आज 2025 में ये स्टेट 28 हो चुके हैं, है ना? तो इसी चीज़ को समझते हैं हम लोग कि किस तरह से इंडिया में लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए हैं। लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब होता है कि वैसे स्टेट जिनका फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेसिस पे किया गया है।
वैसे स्टेट जिनका फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेस पे किया गया है, ठीक है? वो समझते हैं। तो इसके लिए अब आप एक स्लाइड पे हम आते हैं, इस वाले स्लाइड पे। ज़रा ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक है? ये स्लाइड जो आपको यहाँ पर ऊपर में दिख रही है, इसमें आपको सारे लैंग्वेज स्टेट दिए गए हैं और कौन-कौन से स्टेट में कौन-कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, ये भी लिखी गई है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पर देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं बिहार से, ठीक है? ऑब्वियसली बिहार में हिंदी और उर्दू को एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है? झारखंड में अलग-अलग लोग रहते हैं, जैसे कि झारखंड में हिंदी बोली जाती है, उर्दू, बंगाली, उड़िया, ठीक है? हो, ये सारे लैंग्वेजेज़ झारखंड में बोली जाती है। वेस्ट बंगाल में भी बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, ठीक है? उड़ीसा, उड़िया, ठीक है? एमपी, हिंदी, महाराष्ट्र, मराठी, गुजरात के लिए गुजराती, राजस्थान, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोला जाता है। तेलंगाना, तेलुगु और उर्दू, आंध्र प्रदेश में भी तेलुगु और कर्नाटका की बात करते हैं तो वहाँ कन्नड़ और इंग्लिश चलती है। और साथ ही साथ अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में भी तमिल और इंग्लिश चलती है। केरला देखिए मलयालम और इंग्लिश, लक्षद्वीप मलयालम और इंग्लिश, गोवा कोनार्की इंग्लिश और मराठी, ठीक? तो ये सारे के सारे जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं इनका फॉर्मेशन किया गया था, ठीक है? अकॉर्डिंग टू 1956 के एक्ट में। अब 1956 के एक्ट में ये बोला गया कि अगर हम स्टेट्स को डिवाइड करेंगे तो उन स्टेट्स को डिवाइड करने का जो बेस होगा वो होगा लैंग्वेज। क्लियर है? ठीक है? तो उन्होंने क्या किया लैंग्वेज के बेस पे इंडियन स्टेट्स को डिवाइड करना शुरू किया। तो आई होप यहाँ तक आप क्लियर होगा आपको ये टॉपिक, ठीक है? इसमें मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको? क्यों? अब क्वेश्चन एक आता है व्हाय? क्यों ऐसा किया गया? तो फिर से इसका जो आंसर है वो छुपा हुआ है हमारे फर्स्ट चैप्टर में पावर शेयरिंग में। अगर मान लेते हैं, ठीक है? पावर शेयरिंग के अकॉर्डिंग अगर हमने बेल्जियम के पूरे इतने कंपोजिशन को अगर डिवाइड नहीं किया गया होता, जैसे कि यहाँ पर डच बोलने वाले कितने 59% लोग, यहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले 40% लोग, अगर इनको प्रॉपरली अपनी अपनी एरिया नहीं दी गई होती तो ये आपस में ही फ्रेंच कम्युनिटी और डच कम्युनिटी, ठीक है, आपस में ही लड़ते हैं और बिल्कुल कंडीशन कैसा होता श्रीलंका वाला, सिविल वॉर वाला। और ये दोनों जो इतने ग्रुप हैं बेल्जियम के वो कभी भी सैटिस्फाई नहीं होते। लेकिन इनके बीच में एक टॉपिक ये भी थी कि इनमें कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स पड़ जाता था। अब ब्रुसेल्स दोनों के लिए ज़रूरी है, डचेस के लिए और फ्रेंच के लिए भी। तो इसीलिए क्या किया गया वहाँ पर उसके इतने कंपोज़िशन को अकोमोडेट किया गया जो कि आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हो। आगे देखते हैं अब, ठीक है? अब लिंग्विस्टिक स्टेट्स को समझते हैं। बिल्कुल सेम वही चीज़ जो मैंने अभी आपको समझाया है। अब वो बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं। The creation of linguistic state was the first and major test for democratic politics in our country। यानी कि सबसे पहला टेस्ट था, ठीक है, जो किया गया इंडिया पर वो क्या था लिंग्विस्टिक स्टेट्स को बना करके कि कैसे इस कम्युनिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। If you look at the political map of India when it began its journey as a democratic in 1947। हम्म इन 1947। तो 1947 का मैप आपने देखा उसमें बहुत सारे स्टेट्स जो थे वो मिसिंग थे और इस वाले मैप में, ठीक है, 2019 वाले मैप में आपको बहुत सारे स्टेट दिख रहे होंगे जैसे कि आप अब देख सकते हो आपको झारखंड दिख रहा है ना, आपको केरला दिख रहा है, ठीक है, आपको ये महाराष्ट्र दिख रहा है, ठीक, आपको ये देहरादून, आपको ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हरियाणा, ये सारे पार्ट आपको दिख रहे होंगे, ठीक। तो ये सारे के सारे पार्ट 2090 के मैप में आपको शो हो रहे हैं बट ये सारे के सारे पार्ट 1947 के मैप में शो नहीं हो रहे थे, ठीक है? चलो, अब आगे समझते हैं। अब इसमें से उन सारे स्टेट्स को बनाया कैसे गया, ठीक है ना? तो 1947 में जो बाउंड्रीज़ थी, ठीक है? अब यहाँ से ये पढ़ना शुरू करते हैं। इन 1947 द बाउंड्रीज़ ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट ऑफ इंडिया वेयर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। This was done to ensure that people who spoke the same language live in the same state. Some states were created not on the basis of language but to recognize different based on culture, ethnicity, geography, and these include states like Nagaland, ठीक है? Like Nagaland, Uttarakhand
एंड झारखंड। अब जहाँ तक बात है इन स्टेट्स के फॉर्मेशन की, तो सारे स्टेट्स का फॉर्मेशन, ठीक है, लैंग्वेज के बेस पे नहीं हुआ था। इसमें से कुछ स्टेट का फॉर्मेशन कल्चर के बेस पे, एथेंसिटी के बेस पे, ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बेस पे किया गया था, जिसमें आता है नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है? तो आई होप यहाँ तक आपको लिंग्विस्टिक स्टेट समझ में आ चुका होगा। ये कुछ आप देख सकते हो, एक और स्लाइड है। ठीक है, अगर पूरे इंडिया की बात करते हैं, तो पूरे इंडिया में, ठीक है, कौन-कौन से स्टेट्स में कौन-कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। तो यहाँ पर आप ये रेडिस वाला पार्ट देख सकते हो। ये रेडिस वाला जो पार्ट है, इस रेडिस वाले पार्ट पर हिंदी बोली जाती है। इसमें कौन-कौन से आ जाएँगे? जैसे कि ये राजस्थान वाला पार्ट आ जाएगा, एमपी वाला पार्ट आ जाएगा, यूपी आ जाएगा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है? ये आपका उत्तराखंड वाला पार्ट आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये सारे के सारे पार्ट कैसे हो जाएँगे आपके हिंदी स्पीकिंग लैंग्वेज वाले, ठीक है? ये जम्मू कश्मीर उर्दू वाला आ जाएगा, ये गुजराती, ये मराठी, ये तेलुगु, यहाँ कन्नड़, यहाँ मलयालम, है ना? तो ये सारे के सारे स्टेट्स अपने लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड हुए थे और लैंग्वेज के बेसिस पे इन्हें एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया गया था, राज्य बनाया गया था। लेकिन फिर भी कुछ राज्यों को लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बनाया गया था, जो कि आपको पता है कौन-कौन से हैं? नागालैंड है, उत्तराखंड है और झारखंड है। आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब दूसरा क्राइटेरिया पे आते हैं। तो यहाँ पर है जो, अब इस लैंग्वेज पॉलिसी में हम देखेंगे कि वो दूसरा, ठीक है, अरेंजमेंट जो इंडिया को एक फेडरेशन बनाने में मदद करता है। ठीक है ना? तो इसको समझने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा लैंग्वेज पॉलिसी। तो इन सारे स्टेट्स को अगर आपने, ठीक है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स में डिवाइड कर दिया है, तो लिंग्विस्टिक स्टेट में डिवाइड करने के बाद में, ठीक है, आपको इसको ज़ाहिर है कि आप इन सबों को, ठीक है, आपको पावर देनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि आपको ये पावर यूपी को भी देनी पड़ेगी, बिहार को भी देनी पड़ेगी, उड़ीसा को भी देनी पड़ेगी, छत्तीसगढ़ को भी देनी पड़ेगी, है ना? कि वो अपने स्टेट में कौन-कौन से लैंग्वेज को यूज़ करना चाहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, ना है कि वो दूसरा अरेंजमेंट, सेकंड अरेंजमेंट जो इंडिया को एक फेडरेशन बनाने में मदद करता है। तो बुक के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, तो यहाँ देखते हैं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल स्टेटस नहीं प्रोवाइड किया है, ठीक है? लेकिन हिंदी वाज़ आइडेंटिफाइड एज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज। बट हिंदी को हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं ऑफ़िशियल लैंग्वेज से। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द रीजन्स जो हैं वो हिंदी लैंग्वेज ही बोलते हैं। हमारे ऑलमोस्ट पॉपुलेशन देखी जाए तो इंडिया की टोटल 40% पॉपुलेशन, ठीक है? जो इंडियंस है वो बोलती है हिंदी लैंग्वेज, ठीक है? लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमने टोटल, ठीक, हिंदी को लेकर के 22 लैंग्वेजेज़ को रिकॉग्नाइज़ किया है। मतलब 22 लोगों को नेशनल स्टेटस प्रोवाइड किया है। कि आप इंडिया में बोले जाते हैं। ये 22 की 22 लैंग्वेजेज़, आप इन सभी लैंग्वेजेज़ को इंडिया में यूज़ किया जाता है, ठीक है? और इनको कभी भी हटाया नहीं जाएगा। इसी के साथ ही साथ इसे ऐड कहाँ किया गया है? तो ये उसके शेड्यूल 8 में ऐड किया गया है। ठीक है? किसके शेड्यूल 8 में? कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में ऐड किया गया है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? अ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज़ लैंग्वेजेज़। अब इसको ना मैं एक अलग तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि आप अभी 10th का एग्ज़ाम दोगे, बोर्ड का एग्ज़ाम दोगे और बोर्ड के एग्ज़ाम में देखा जाए तो मेजरली आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं जिनके मार्क्स मार्क्स जो हैं, ठीक है, वो ऐड किए जाते हैं, जिसमें से एक आ जाता है मैथ, साइंस, ठीक है, एसएस जो मैं पढ़ा रहा हूँ, हिंदी या संस्कृत और एक इंग्लिश। अब यहाँ पर देखिए आपको 2 लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है ना? दिया गया है, ये 3 आपके सब्जेक्ट हो जाएँगे, मैथ, साइंस और एसएस। लेकिन लैंग्वेज में आपको 2 पढ़ना पड़ता है, जिसमें से एक इंग्लिश जो है वो कंपल्सरी है, ठीक है? सीबीएसई के अकॉर्डिंग। ठीक है? सीबीएसई के अकॉर्डिंग क्या है? वो कंपल्सरी है। अब कंपल्सरी जब ये सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या किया जाता है ना कि आपको इंग्लिश तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आपको इस लैंग्वेज में से, किनमें से? ये 22 लैंग्वेजेज़ में से किसी एक लैंग्वेज को आपको ऑप्ट करना होगा अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए और उसी लैंग्वेज को आप एज़ अ, ठीक है, लैंग्वेज पेपर के तौर पे दोगे। अब आगे देखते हैं तो A candidate in an examination conduct for central government position may opt to take the examination
in any of these languages, state to have their own official language. इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है ना, कि सारे स्टेट्स को ये बोल दिया गया कि हिंदी एज़ अ वर्किंग लैंग्वेज चूज़ की जाएगी और ये बोला गया कि 2 लैंग्वेजेस को हमने बनाया। के अकॉर्डिंग हमने क्या किया ना, कि हमने इंडिया में, ठीक है, 2 लैंग्वेजेस को एज़ अ वर्किंग लैंग्वेज चूज़ किया। कौन-कौन सा? हिंदी और इंग्लिश। इन 2 लैंग्वेजेस को चूज़ किया। अब हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस को हमने वर्किंग लैंग्वेज चूज़ किया, जिसका मतलब है कि इंडियन गवर्नमेंट के सारे काम, ठीक है, रिटन वर्क इंग्लिश में होंगे और उनको डिस्कस करने का काम हिंदी में किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश ही चलती है। यानी कि कोर्ट के काम में हम इंग्लिश ही यूज़ करेंगे, वहाँ पर मोस्टली रेयरली हिंदी यूज़ होगा, ठीक है? डिबेट्स में यूज़ हो सकता है या फिर तो अगर कोई केस लड़ा जा रहा है तो उसमें हिंदी का यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उसके जितने भी पेपर वर्क होंगे वो सारे के सारे इंग्लिश में ही करवाए जाएँगे। लेकिन अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग कोई भी लैंग्वेज को चूज़ कर सकता है काम करने के लिए। जैसे कि हम बिहार के हैं, ठीक है? तो बिहार में क्या होता है ना, कि बिहार ने 2 लैंग्वेज को चूज़ किया है, एक हिंदी को चूज़ किया है और दूसरा उर्दू को चूज़ किया है, ठीक? तो बिहार गवर्नमेंट की ये जितने भी ऑफ़िशियल काम होंगे वो हिंदी में होंगे या फिर तो उर्दू में होंगे या फिर तो एक साथ ही होंगे। इसका एक एग्ज़ाम्पल आप और समझ सकते हो कि आप किसी बाहरी दूसरे स्टेट में घूमने के लिए जाते हो, राज्य में घूमने के लिए जाते हो। जैसे कि आप जाते हो बंगाल, ठीक है? तो बंगाल में आप स्टेशन पे देखोगे, वहाँ पर जो साइन बोर्ड्स होंगे रेलवेज़ के, ठीक है? वहाँ पर आपको हिंदी में दिखेगा, इंग्लिश में दिखेगा और साथ ही साथ बंगाली में भी दिखेगा। ठीक? तो स्टेट अपने अकॉर्डिंग किसी भी एक लैंग्वेज को चूज़ कर सकता है, उस पे कभी भी कोई रोक-टोक नहीं लगाया जाएगा। साथ ही साथ, ठीक है, अब देखते हैं, अब आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है? तो आगे देखते हैं, तो आगे में हमें ये मिलता है कि यहाँ पर देखो आप, एज़ पर ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, एक्ट 1963, इंग्लिश शुड बी यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द यूनियन एंड द नॉन हिंदी स्टेट्स। That is the state that have not adopted Hindi as their official language। यानी कि ये बोला गया है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ठीक है, 1963 के अकॉर्डिंग, ठीक है, हिंदी को सॉरी इंग्लिश को यूज़ किया जा सकता है कहाँ-कहाँ पर? वैसे नॉन हिंदी स्टेट्स में, ठीक है? तो किसके एक्ट के अकॉर्डिंग किया जाएगा? 1963 के एक्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ की जाएगी।